वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नजीब इकबाल अशरफ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एमएड, एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भगवानपुर मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। ये मेरा दूसरा पार्ट है। इस हाइपोथेसिस का सेकेंड पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको बच्चों पढ़ा रहा था डिफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो आपको तो बहुत बात समझ में आ गई कि क्या हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस हम कैसे तैयार करेंगे, हमारा प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए और प्रॉब्लम के अनुसार हमारा हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए। तो और डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके जहन में, ताकि आप खूब बखूबी अच्छे तरीके से बहुत सारी पुरानी जो रिसर्च हो चुकी है उस रिसर्च पर आप अपना दिमाग लगाएं, गौर करें और फिर अपना प्रॉब्लम लें और फिर उसके हिसाब से हाइपोथेसिस तैयार करें। ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टॉमसन इट इज़ ए सजेस्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसी को हिंदी में हम कहते हैं, ये डिफिनेशन अंग्रेजी में था। परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। तो आज के दिनों में जॉन टी टॉमसन की परिभाषा सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। तो अनुसंधानकर्ता के सामने जब कोई समस्या आती है तब उसका विश्लेषण करने के पश्चात वह कुछ संभावित सुझाव प्रदान करती है। इसके बाद फिर अनुसंधान कार्य में उस सुझाव की व्याख्या की जांच करता है या उसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो प्रायः इन्हीं सुझावों अथवा उपायों को परिकल्पना कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू टेस्ट, एक महान साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है इंग्लिश में कि ए हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ व्हिच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। इट इज द मोस्ट एलिमेंट्री स्टेज। द हाइपोथेसिस में बी हंच, गेस, इमेजिनेशन, आइडिया या इमेजिनेटिव आइडिया विच बिकम द बेसिस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये था डिफिनेशन जिसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जा सकता है और अस्थायी रूप से सही मान लिया जाता है, और अस्थायी रूप से परिकल्पना को क्या मान लिया जाता है? सही मान लिया जाता है, और निरीक्षण तथा समंकों के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे अनुसंधानिक कार्यों को निर्देशित करता है। According to Good and Hat, a hypothesis states what we are looking for what. A hypothesis looks for what? It is proposition which can be put to a test to determine its validity. It may prove to be correct or incorrect. एक परिकल्पना, हिंदी में इसी को है ना उन्होंने परिभाषित किया है कि एक परिकल्पना वह बात कहती है जिसे हम आगे सोचते हैं। परिकल्पना सदैव आगे को देखती है। यह एक साध होती है जिसकी वैधता हेतु परीक्षण किया जाता है। यह सत्य सिद्ध हो सकता है और नहीं भी हो सकती है। तो ये बात समझ में आ रही है कि परिकल्पना क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, कैसा हाइपोथेसिस हम सेलेक्ट करेंगे और कैसे इसको आधार बनाएंगे अपने हाइपोथेसिस का। तो इसी में दूसरा डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एम वर्मा, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हाइपोथेसिस को बड़े अच्छे से डिफाइन किया है। उनका डिफिनेशन है ए थ्योरी व्हेन स्टेटेड एज ए टेस्टेबल proposition formally and clearly and subject to empirical or experimental verification is known as a hypothesis. इसी को हिंदी में मनोज एम वर्मा जी ने परिभाषित किया है कि परिकल्पना
किसी सिद्धांत का वह रूप है जिसे एक परीक्षण योग तर्क माध्यम के रूप में लिखते हैं और जिसकी स्पष्टता से समंकों के आधार पर या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर पुष्टि की जा सकती है। फिर दूसरा डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू एफएन कर्लिंगर 1986, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हाइपोथेसिस को अपने लफ्जों में परिभाषित किया है कि हाइपोथेसिस इज ए कंजेक्चुरल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसी को हिंदी में परिभाषित एफएन कर्लिंगर ने किया है कि परिकल्पना दो अथवा दो अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंधों का कथन है। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि हम यह ज्ञात करना है कि बुद्धि लब्धि स्त्री एवं पुरुष के माध्यम के क्या स्तर हैं, तो उसके स्तर को जानने के लिए हमको अपना दिमाग लगाना होता है। तो यह तथ्य यदि समस्या का विषय है तो अनुसंधान करता कि यह परिकल्पना हो सकती है स्त्री एवं पुरुष के बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के स्तर में प्रायः धनात्मक संबंध होता है अथवा उच्च स्तर के स्त्री पुरुषों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ ऊंचा होता है। तो दोनों में सहसंबंध ज्ञात करके उसकी सत्यता का परीक्षण करते हैं या किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने परिकल्पनाओं को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जिसमें जॉन टी टाउनसेंड की परिभाषा आज के दिनों में सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। तो महान विद्वानों के नाम एफएन कर्लिंगर, जॉन डब्ल्यू बेस्ट, मैरियन वेबस्टर, गुड एंड हैट, बार एंड स्केट्स एंड एम वर्मा, जिन्होंने अनुसंधान कार्य के रूप में परिकल्पनाओं को बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया है। तो रिसर्च का दुनिया में इन महान हस्तियों का उच्च परिकल्पनाओं की को लेकर के बहुत नाम है। तो इस तरह से हम परिकल्पना को समझ सकते हैं, परिकल्पना तैयार कर सकते हैं। तो परिकल्पना तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान इन महान हस्तियों का रहा है। परिकल्पना को समझने के लिए कोई भी उपयुक्त विषय अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता से ले सकता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग एबिलिटी ऑफ हाई स्कूल चिल्ड्रेन in relation to some cognitive and non-cognitive correlates। इस प्रकार के विषय के लिए परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। तो to examine the relationship between intelligence and reading ability, नंबर 1। नंबर 2, to examine the effect of sex difference between intelligence and reading ability। हाँ, तो तीसरा हाइपोथेसिस ये हमारा हो सकता है, टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन एंड रूरल इनहैबिटेशन ऑन चिल्ड्रेन्स रीडिंग एबिलिटी। चौथा हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन द ग्रोथ ऑफ रीडिंग एबिलिटी ऑफ हाई स्कूल चिल्ड्रेन। पांचवा हाइपोथेसिस, टू ascertain the effect of level of anxiety on reading ability of high school going children। छठा हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है, टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटल एटीट्यूड ऑन चिल्ड्रंस रीडिंग एबिलिटी। सातवां हाइपोथेसिस हो सकता है, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रीडिंग एबिलिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। तो इन हाइपोथेसिस के साथ जो हमारा टूल लग सकता है, टूल्स में भी टेकन है ना, जैसे जनरल मोहसिन का इंटेलिजेंस टेस्ट है, जनरल इंटेलिजेंस मोहसिन टेस्ट बाय SM मोहसिन। दूसरा है शर्मा का SES स्केल। तीसरा पारिक एंड त्रिवेदी का SES स्केल यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। चौथा है
सिन्हा एंड कृष्णा का CTA स्केल। इस तरह से परिकल्पनाओं को इन टूलों के द्वारा मेजर किया जा सकता है। रैंडम सैम्पलिंग के अनुसार हम 480 पॉपुलेशन गर्ल्स एंड बॉयज़ का तुलनात्मक अध्ययन परिकल्पनाओं के आधार पर उचित तथ्य के साथ आपसी संबंधों की व्याख्या करने वाली कोई तर्कपूर्ण सुझाव की वैज्ञानिक विधि के नियमानुसार इसकी पुष्टि करते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए अनेक परिकल्पनाएं तैयार की जाती हैं। तो परीक्षण के पश्चात यह देखते हैं कि जो परिकल्पनाएं समस्याओं का उचित रूप से समाधान निकालती है तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, और जो परिकल्पनाएं उचित रूप से समाधान नहीं निकाल पाती हैं तो उन्हें नकार दिया जाता है, यानी कि उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो और भी बहुत सारा जो हमारे समझ में बात आती है कि हाइपोथेसिस आखिर क्या है। हाइपोथेसिस को समझने के लिए थोड़ा सा और मैं डीप में जाना चाहता हूँ कि हाइपोथेसिस हेल्प्स टू ट्रांसलेट रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्ट इनटू ए क्लियर एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और आउटकम्स ऑफ द स्टडी। तो ये आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हाइपोथेसिस जो है रिसर्च प्रॉब्लम में मदद करती है और उसका क्लियर कंसेप्शन करती है और पूर्ण विचार करती है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे पास में अध्ययन करने को मिला है उसको समझने की ज़रूरत है। तो हाइपोथेसिस is defined as the formal statement of the tentative or expected prediction or explanation of the relationship between two or more variables in a specified population। फिर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि hypothesis is considered as an intelligent guess or prediction that gives direction to the researcher to answer the research question। फिर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज कमिटमेंट, रीइंफोर्समेंट, रिट एंड स्पेकुलेशन। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस। मैं समझता हूँ कि बच्चों आपको हाइपोथेसिस क्या है उसके बारे में आपको समझ में बात आ गई होगी कि किस तरह से हम क्या करते हैं। तो a scientific hypothesis that survives experimental testing becomes a scientific theory। ये भी एक अच्छा समझ के लिए कि हाइपोथेसिस क्या है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो साइंटिफिक हाइपोथेसिस है उसका सर्वाइवल एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के लिए किया जाता है, जो साइंटिफिक थ्योरी बन जाता है। उसी में बात आती है कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड dependent variable। As for example, girls' ability of learning moral science is better than boys। High quality of nursing education will lead to high quality of nursing practical skills। Okay, thank you very much।